छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा दोनों 15 फरवरी से शुरुआत होगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगी, तो वहीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 5 अप्रैल तक चलेगी। आपको बता दें कि लाखों स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान का बेसब्री से इंतजार था और सीबीएसई ने तारीखों का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से जेईई मेन, नीट यूजी और सीयूटी यूजी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों को निर्धारित किया गया है, ताकि जो जेईई है या फिर अन्य परीक्षाएं हैं, चाहे वो नीट हो, सीयूटी हो, इन परीक्षाओं में अपना इनरोलमेंट करवाने के लिए वक्त रहते जो ये छात्र हैं 12वीं के, उनको मौका मिले, उससे पहले इनका रिजल्ट आ जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में 10वीं की और 12वीं की 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की जो परीक्षा है वो 15 फरवरी से शुरू होगी और 5 अप्रैल तक चलेगी। और बड़ी खबर राजनीति को लेकर भी है। शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एमएलसी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5 से 12 जनवरी के बीच प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे और 13 से 15 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी दिन है और 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 2 फरवरी को सभी सीटों पर मतगणना होगी। 12 जनवरी को शिक्षक और स्नातक की 5 सीटें खाली हो रही हैं और स्नातक कोटे की 3, शिक्षक कोटे की 2 सीटें खाली हो रही हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर चुनाव होगा। कानपुर खंड स्नातक सीट पर चुनाव होगा। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर चुनाव है। वहीं इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट पर भी चुनाव होगा। कानपुर खंड शिक्षक की सीट पर चुनाव होगा। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 30 को मतदान और 2 फरवरी को रिजल्ट सामने होंगे। यूपी में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करने के बाद अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव करवाने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए। यूपी सरकार ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग भी की है, जिसमें हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। आरक्षण के मामले पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर ही हमारी सरकार ने आयोग का गठन किया। 36 घंटे के अंदर ही सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। भाजपा सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। सभी वर्गों को साथ लेकर चलना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के लिए माननीय लखनऊ की हाई कोर्ट ने परसों एक निर्णय सुनाया था। उस निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में हम लोगों ने कल एक आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। उस आयोग का रिपोर्ट आने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बाकी का विचार होगा और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार ने और हम सब ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना निकायों के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। भाजपा को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर निशाना आया है। 27% पिछड़ों के आरक्षण पर किन लोगों के परिवार ने कब्जा किया है, सभी को पता है। भाजपा और सपा में पिछड़े विधायकों की संख्या की तुलना कर लें तो पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भागीदारी है। संजय निषाद ने कई सवाल अखिलेश यादव पर उठाए। पिछड़ा के साथ साथ उसमें एक शब्द जोड़ लें, बिछड़ा। आखिर लोग क्यों बिछड़े और दलित इन लोगों से?
क्योंकि पिछड़े के हक पर जब कोई डकैती पड़ती है तो वहाँ से भागता है, उनसे दूर हो जाता है। 27% पिछड़ों के नाम के आरक्षण पर किन लोगों के, किन के परिवारों ने कब्जा किया, 27% आरक्षण। तो ऐसे सारे पिछड़े लोग हमारे साथ हैं और सरकार हमारी पिछड़ों के साथ है। विधानसभा में देखिए पिछड़े विधायक कितने हमारे साथ हैं और उनकी पार्टी में पिछड़े विधायक कितने हैं, देख लें। आज के दिन में सरकार में धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने तुरंत पिछड़ों के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा बिना पिछड़े के आरक्षण का कोई चुनाव नहीं होगा। आरक्षण मामले पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के लिए तो पिछड़ा मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने वाले लोगों में है। हम आरक्षण के पक्षधर हैं और अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए संकल्पित है और उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक नगर निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, नगर निकाय चुनाव में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने कमीशन बना दिया है और कमीशन ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों का जो नियमानुसार आरक्षण है, आरक्षण के बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब योगी सरकार के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। जनता को पता है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो वो भाजपा है। आज का समाज विकास की ओर बढ़ रहा है जिसे सपा हजम नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा सभी वर्गों को सिर्फ वोट बैंक समझा। उन्होंने कहा कि सही मायने पर विपक्ष एकजुट है और ये नहीं चाहते कि यूपी का विकास। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को ये समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या समझती है। जनता ये जानती है कि अगर पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, मोदी सरकार है। जिस तरीके से लगातार 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, हर योजना का सीधा लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को मिला। तो ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही कि कैसे ये तमाम लोग जिनको ये अपना वोट बैंक समझ के और इनको विकास से दूर रखती थी समाजवादी पार्टी, यही जाति आज विकास की तरफ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर डेयरी कर्मचारियों से तमंचे की नोक पर की गई लूट का खुलासा हुआ है। लूट में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लुटेरों से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। लूटी गई रकम 1,20,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। डेयरी के हेल्पर की मिली भगत से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एसएसपी ने लूट की वारदात का खुलासा और आरोपियों को गिरफ्तार करवाने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। मामला खुर्जा कोतवाली का है। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ठाकुरगंज पुलिस और डीसीपी पूर्व की सर्विलांस टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लूट की वारदात को अंजाम देता था और इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने 3 दिन पहले ठाकुरगंज के केदार विहार में हुई लूट का भी खुलासा किया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों से लूटे हुए जेवरात बरामद किए गए हैं। उनके पास एक अवैध पिस्टल, 32 बोर के 3 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर को गोली लगी है। एलर्ट अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मकान मालिक गुड्डू सिंह के गार्ड की राइफल से गोली चली है और इस पूरे मामले में पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर का मामला है। हरदोई का रहने वाला मजदूर था। तो किन परिस्थितियों में गोली लगी है, गोली लगी या चलाई गई, मारी गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर जांच चल रही है और पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। उधर मुजफ्फरनगर में रोहाना टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट का आरोप ट्रक चालक और उसके साथियों पर लगा है। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की गई। बाद में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम उस्मान, नसीम और शहबाज हैं, जिनसे पुलिस फिलहाल कड़ी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि चालक टोल प्लाजा पर ओवरलोडेड ट्रक पार करना चाह रहा था और जैसे टोल कर्मियों ने उसे रोका, उसने अपने साथियों से मिलकर मारपीट शुरू कर दी। तो टोल प्लाजा पर मारपीट की घटनाएं
आम हो चुकी हैं। प्रदेश भर से ऐसी खबरें आती है और अब ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से मारपीट की जा रही है। आरोप ये है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ मारपीट की ट्रक चालक और उसके साथियों ने, तोड़फोड़ की गई। बाद में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और खबर झांसी से, जहां पर शहर के लक्ष्मी तालाब इलाके में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। उस इलाके में कई धार्मिक स्थल है जहां पर सालों से हुए अतिक्रमण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की सहूलियत के लिए और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम का लोगों ने विरोध किया। और अब खबर लखनऊ से, जहां बिना नक्शा पास कराए निर्माण पर एलडीए ने सख्ती दिखाई है। एलडीए ने ऐसे 5 व्यावसायिक निर्माण को सील किया है। एलडीए जोन 2 के तहत थाना सुशांत गोल्फ सिटी, माधरमऊ, खुर्दही, सुल्तानपुर रोड पर सीलिंग की कार्रवाई की बताया जा रहा है। करोड़ों रुपए के हो रहे निर्माण को सील किया गया है। तो 5 कमर्शियल बिल्डिंग को सील किया गया। ये कार्रवाई की गई है। सुशांत गोल्फ सिटी, माधरमऊ में ये कार्रवाई की गई है और करोड़ों रुपए के निर्माण को सील किया गया है। बिना नक्शा पास कराए जो बिल्डिंग थी ये बनाई गई थी। और गाजियाबाद में दरोगा के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। डीसीपी ग्रामीण के पेशकार अक्षय मिश्रा पर मामला दर्ज हुआ है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर शारीरिक शोषण का आरोप है। दरोगा अक्षय मिश्रा पर गर्भपात कराने का भी आरोप लगा है। गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आरोप लगे थे, जांच हुई और अब दरोगा के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। डीसीपी ग्रामीण के पेशकार अक्षय मिश्रा पर केस दर्ज हुआ है। अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर शारीरिक शोषण का आरोप है। दरोगा अक्षय मिश्रा पर गर्भपात कराने का भी आरोप है। गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और बड़ी खबर पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी हुई है। करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व विधायक की करोड़ों की जमीन कुर्की गई। ढोल बजाकर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पूर्व विधायक की जमीन बेटे विष्णु मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी और उत्तर प्रदेश के भदोही से पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक है विजय मिश्रा। विजय मिश्रा पर लूट, हत्या, अपहरण और रेप के 83 केस दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी और एसपी अनिल कुमार की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। तो मध्य प्रदेश के रीवा में ये जमीन खरीदी गई थी और उसी पर कुर्की की कार्रवाई हुई। जालौन में प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई। चोरी की गई अष्टधातु की मूर्तियों की कीमत लाखों में है। पुजारी की सूचना पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। राम, जानकी और लक्ष्मण की प्राचीन मूर्तियों को चोरी किया गया है। कदौरा थाना क्षेत्र के मरगाया गांव की घटना है। तो जालौन में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर प्राचीन चोरी की गई अष्टधातु की मूर्तियां, पुलिस से मामले की शिकायत की गई। नोएडा में दवा बनाने वाली कंपनी से लिए गए सैंपल, दवा कंपनी में जाकर मेडिकल टीम ने सैंपल लिया है। 2010 से नोएडा में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी का सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत का आरोप है। उज्बेकिस्तान में खांसी का सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मैरियन बायोटेक लिमिटेड ने यह सिरप बनाया था, जिसके सैंपल्स लेने के लिए टीम पहुंची थी। गाजियाबाद में नए साल के जश्न को लेकर होने वाली तैयारियों के बीच पुलिस कमिश्नरेट सतर्क है और नए साल के जश्न के बीच हुड़दंग मचाने और ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। इसके लिए गाजियाबाद के सभी जोन के डीसीपी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और रेस्टोरेंट बार संचालकों को भी गाइडलाइंस जारी करके नियमों का पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल रेस्टोरेंट तो है 10 है और 6 बार है और हम इस साल को बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे 3 साल से ये बड़ा हमारा ठंडा गया है यहाँ का लोगों का। इस बार ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा आया, मगर फिर से कोविड की गाइडलाइन आई है, हम उनको फॉलो करेंगे
और अच्छे से उसको पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। पर पुलिस का क्या है हुड़दंगियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान, बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी हैं दिनेश कुमार पी। सर, नए साल का जश्न मनाने के लिए बहुत लोग इस समय तैयार हैं और हुड़दंग बहुत मचाते हैं, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? नया साल, पहले तो सभी को नया साल मुबारक हो एडवांस में, बट ये कि नया साल बहुत सेफली और रिस्पॉन्सिबली मनाना चाहिए लोगों को। जो भी हुड़दंगी है, गुंडागर्दी और पी के पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान के रूप में चलाया जाएगा। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो कमिश्नरेट यहाँ पर लागू हो गया है और पुलिस के पास ये पावर है, परमिशन है, जश्न जो मनाएंगे, कितनी गैदरिंग वहाँ पर होगी, और इस बार कोविड का फिर दोबारा से एक बार चौथी लहर देखने को मिल रही है। तो किस गाइडलाइन को देखते हुए जो परमिशन है वो दी जा रही है और क्या रहेगा? देखिए, अभी इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से निर्देशें जारी की गई हैं, अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसे यहाँ पे केसेस गाज़ियाबाद में नहीं हैं। फिर भी हम लोग सतर्कता रखते हुए जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उसमें कोविड प्रोटोकॉल को अक्सरसा पालन करने के लिए निर्देश देते हुए उनको परमिशन देंगे। तो ये हैं एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जश्न मनाएं, नए साल का जश्न मनाएं, उस पर रोक नहीं है, लेकिन अगर जो हुड़दंग करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जो परमिशन दी जा रही है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए नई शक्ति से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।